स्टूडेंट्स का इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म फन अकेडमी पर। और उम्मीद करता हूं कि मैं आप सभी मेरे प्यारे साथियों को प्रॉपर तरीके से ऑडिबल एंड विजिबल होऊंगा। सो सभी साथियों का एनटीयूजी नेट की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म फन अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का, जहां परफेक्ट स्टडी पार्टनर होने वाला है आप सभी बच्चों के लिए, जहां पे आपको हर एक वेडनेसडे को नए नए बैचेस लॉन्च होते हैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। कंप्लीट बैच करवाया जाता है आपके इन टॉप सब्जेक्ट्स करवाया जाता है आपके टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। अगर मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूँ, मेरा नाम है अभिषेक शुक्ला, मैं आपको मोर देन 4 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ टीच कर रहा हूँ कंप्लीट कॉमर्स और आपको कंप्लीट पेपर 1 करवा रहा हूँ। ये मेरा कोड है अभी 101, जिस कोड का आप इस्तेमाल करके 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। साथियों आपके पास प्लस आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं। एग्जाम आप लोगों के पास आ चुके हैं, तो आप लोगों को करना क्या है साथियों, जो भी बच्चे प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, पीडीएफ लाइव टेस्ट क्विज़ मिल जाता है। इसी तरीके से अगर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो साथियों आपको ये 4 बेनिफिट्स के साथ आपको पर्सनल कोर्स, डाउट सॉल्विंग सेशंस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, एसओपी फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इस कोड का इस्तेमाल ज़रूर करना है, चाहे आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, चाहे आप आइकॉनिक का 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट प्लस आपको 10% तक, अप टू 10% तक आपको कॉइन्स के थ्रू डिस्काउंट मिल जाएंगे। हेलो हाय आप सभी बच्चों को नमस्कार। ठीक है, सभी बच्चे लोग फटाफट आ जाएंगे, क्लासेस को ज्वाइन कर लेंगे। आई होप सो सभी बच्चों को मैं प्रॉपर तरीके से ऑडिबल एंड विजिबल होऊंगा। ठीक है, तो फटाफट सभी लोग ज्वाइन किए होंगे। आई होप सो सभी लोग लाइक शेयर भी कर देंगे। तो ये कुछ प्लस और आइकॉनिक के कोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इनको जरूर ज्वाइन करें, तो आपको बेनिफिट्स बता ही दिया गया है। कोड आपको अभी 101 नहीं अप्लाई करना, चाहे आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन प्लस का ले रहे हैं, चाहे आप आइकॉनिक का ले रहे हैं। आपको वैलिडिटी के साथ आपको प्राइसेस यहाँ पे देख पा रहे होंगे सभी बच्चे। और इसी तरीके से आपके पास बक्स बाउंटी अवेलेबल है, जहाँ पे आपको कुछ भी कंटेंट इनअप्रोप्रिएट लग रहा हो वीडियो के अंदर आप क्लेम कर सकते हैं प्राइस के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल फॉर्म दिया गया है साथियों। इसी तरीके से आप लोगों को कुछ भी स्पेशल क्लासेस, मतलब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पे आपको क्लासेस दी जाती है आपके टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, जहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, लर्नर्स के लिए पोल्स, आप हैंड रेज करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इसलिए कोई क्लास मिस नहीं करनी। डेली लेक्चर नोट्स कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त आप लोग एक्सेस ले सकते हैं क्लासेस का। कुछ अपकमिंग स्पेशल्स यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं साथियों, मेरे भी। और 13 अप्रैल से आपके कुछ बैचेस हैं जो कि लॉन्च हो चुके हैं साथियों, जो आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपका इकोनॉमिक्स और कंप्लीट पेपर 1 करवाया जा रहा है प्रैक्टिस बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और इसी तरीके से आप कंप्यूटर साइंस और फॉर वर्किंग प्रोफेशनल के लिए भी आप कंप्लीट नेट जेआरएफ जो की तैयारी कर रहे हैं पेपर 1 के लिए, और पेपर 2 जिनका भी है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं साथियों। तो आई होप आप सभी बच्चों को ये बैचेस ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आएंगे, आप लोग ज्वाइन करने के लिए उत्सुक होंगे। और अभी 101 कोड का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, ABHI 101। ठीक है, कोई भी बैच लेने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को, हायर एजुकेशन की क्लास है। तो पहला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ NMM। इसमें से आपको एक इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, NMM का फुल फॉर्म जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। फटाफट सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। ठीक है, चलिए तो बहुत ही बढ़िया, आप सभी बच्चे लोग, आई होप सो सभी का आंसर आ गया होगा। तो एक बार जल्दी से फटाफट आंसर करते जाएंगे आप सभी स्टूडेंट्स। तो नेट मार्केट मेकर्स आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, NMM का फुल फॉर्म। ठीक है, नेट मार्केट मेकर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं, जल्दी से फटाफट स्टार्ट करेंगे। इन हाउ मेनी ईयर्स एफिलिएशन ऑफ कॉलेजेस इज टू बी फेज्ड। ये थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बी फेज्ड यहाँ पे होना चाहिए, बी फेज्ड आउट। ठीक है, ये अलग अलग है साथियों, ध्यान रखिएगा, वरना पूछेंगे, ये बच्चे पूछेंगे सर ये कौन सा नया वर्ड लेके आ गया बी फेज्ड। ठीक है, चलिए बी फेज्ड अलग अलग है। तो क्या है आप सभी बच्चों का, जल्दी से आंसर बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। इन हाउ मेनी ईयर्स एफिलिएशन ऑफ कॉलेजेस इज टू बी फेज्ड आउट, 10, 12, 15 और 20। कॉलेजों की संबद्धता कितने वर्षों में होनी धीरे धीरे हटाया गया है,
थोड़ा सा हिंदी में भी ट्रांसलेशन में हल्का सा दिक्कत हो गया है। चलिए फटाफट सभी स्टूडेंट्स आंसर कर रहे होंगे, आई होप सो। जल्दी से जितने भी बच्चे जुड़ गए होंगे क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में शेयर कर देंगे फटाफट। सो सी आपका बिल्कुल सही आंसर है कि कोई भी कॉलेजेस को जो एफिलिएशन किया जाता है वो है आपका कम से कम 15 साल का वहाँ पे चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, 15 ईयर्स। ठीक है, 15 ईयर्स आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कम से कम इतने वर्षों का आपके पास फेज्ड होना चाहिए। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI दैट विल एक्ट एज अ सिंगल ओवरआर्चिंग अम्ब्रेला body the for entire higher education does not include which education sectors। थोड़ा सा साथियों माफी चाहूंगा, थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश में हल्का सा कहीं कहीं मतलब ट्रांसलेशन तो सही है, मतलब फिर भी थोड़ा सा दिक्कत आ गया होगा, बट आपको मैं क्वेश्चन समझाने का पूरा प्रयास करता हूँ। जो HECI है वो एक सिंगल अम्ब्रेला बॉडी की तरह, एक मतलब जैसे कि एक छाता जो है एक सिंगल पर्सन के लिए एक सहायक रूप में, एक छाया के रूप में वर्क करता है। इसी तरीके से HECI की बात हो रही है तो वह किस एजुकेशन सेक्टर के लिए काम करता है, नहीं करता है, सॉरी, एंटायर हायर एजुकेशन डज नॉट इंक्लूड एजुकेशन सेक्टर, तो ये बताना है आपको, डज नॉट लिखा हुआ है, ठीक है, सॉरी। तो ए आपका बिल्कुल सभी साथियों को बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन ऑफ वोकेशनल। ठीक है, तो यहाँ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है आप सभी बच्चों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which of the following number of new seats will be added to the higher education institutions? उच्च शिक्षा संस्थानों में निम्नलिखित में से कौन सी नई सीटें जोड़ी जाएंगी? 2.1 करोड़, 2.5 करोड़, 3.2 करोड़ या फिर 3.5 करोड़? जितने भी बच्चे वॉच कर रहे होंगे सभी स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में क्लासेस को शेयर कर देंगे। आप सभी मेरे प्यारे साथी लोग, जितने भी बच्चे वॉच कर रहे होंगे क्लासेस को, सभी स्टूडेंट्स शेयर कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में आप सभी बच्चे लोग क्लासेस को। चलिए इसमें तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है तो भाई ऑब्वियसली ज़्यादातर बच्चे इसमें तुक्का मार के देंगे। ठीक है, आंसर भाई देखो जो सच है सच है। ठीक है, तो डी आपका आंसर है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, what does letter P stand for in NPST that finds mention in NEP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी? जो NPST है वह उसके अंदर जो P वर्ड है उसका मतलब क्या है? प्राइमरी, प्रोफेशनल, पब्लिक या प्रोबेशन? जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। सभी बच्चों को नमस्कार है, सभी को भाई पहचानते हैं, कहाँ जाएंगे हम, पहचानेंगे नहीं तो फिर कौन पहचानेगा? हाँ, अब एक टीचर ही अगर बच्चों को भूल जाएगा फिर किसको याद करेगा? ठीक है, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सभी बच्चों का यहाँ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा फुल फॉर्म क्या है? नेशनल प्रोफेशनल्स स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स। सो दिस विल बी योर राइट आंसर। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? आई होप सो सभी बच्चों को ये क्लियर हो जाएगा। अगर हो सकता है इस एनपीएसटी के अंदर देखो कितने नए तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें अगर आपको एनपीएसटी का पूरा फुल फॉर्म नहीं पता होगा तो आप इस पी का आप आंसर ही नहीं कर पाएंगे। कहीं हो सकता है पब्लिक दे दे, कहीं प्राइमरी दे दे, कहीं प्रोबेशन दे दे। प्रोबेशन तो नहीं, बट हाँ फिर भी आप लोग पब्लिक या फिर प्राइमरी दे सकते हैं। बट इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल। पूरा बता दे रहा हूँ आपको, क्या पता कहीं एन का बारे में पूछ ले, एन के बारे में तो नहीं पूछेगा, एस के बारे में पूछ सकता है, टी के बारे में पूछ सकता है, टी के बारे में पूछ सकता है, बिल्कुल। ठीक है, नेशनल प्रोफेशनल जिसका आपने अभी आंसर दिया। ठीक है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर होम, फॉर टीचर्स।
ठीक है। सो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर आप सभी बच्चों को? ठीक है भाई, देखो एक्चुअली लेट होने का कारण यही है कि थोड़ा सा लेट क्लास लेना भी सही है ना। आप लोग पूरा दिन और भी क्लासेस लिए होंगे, पढ़े होंगे, तो थोड़ा एंजॉय के साथ ये भी क्लासेस होना ज़रूरी है। और आपकी उम्मीद है कि आप लोगों की रेगुलर बेसिस पे क्लासेस लेते रहेंगे हम। अपर NEP, ये थोड़ा सा ना इंग्लिश में यहाँ पे मिस्टेक है। पर NEP 2020 एज पर, यहाँ पे एज है, ठीक है। एज पर NEP 2020 नेशनल असेसमेंट सेंटर परख विल बी set up as a standard setting body. What does the letter R stand for in परख? देखो कितने सुंदरता के साथ आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। कितने सुंदरता के साथ सभी लोग, सभी बच्चे लोग जल्दी से आंसर सभी स्टूडेंट्स करेंगे। और कहाँ लिखूं, और कहाँ लिखूं भाई? एनालिसिस ऑफ, सभी स्टूडेंट्स आंसर करेंगे, ठीक है। और कहाँ लिखा हो जाए, और कहाँ लिखा जाए? एनालिसिस ऑफ नॉलेज होलिस्टिक। क्लियर है? चलो एक बार इसको थोड़ा सा ऐसे देख लेते हैं। क्या है परख की फुल फॉर्म देख लीजिए। परफॉर्मेंस, P फॉर परफॉर्मेंस, ठीक है। असेसमेंट, क्लियर है। रिव्यूज, एनालिसिस ऑफ नॉलेज होलिस्टिक। थोड़ा सा राइटिंग सही नहीं है भाई, थोड़ा सा देख लीजिएगा, आप लोग एडजस्ट कर ही सकते हैं, इतना तो आप लोग मानते हैं। चलिए ठीक है, तो यहाँ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या यहाँ पे क्या आ रहा है? आर का, आर के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे क्या पूछा है भाई? रिव्यू। तो आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। समीक्षा, ठीक है, सी विल बी योर राइट आंसर। क्लियर है आप सभी बच्चों को? सभी को क्लियर है? आई होप सो सभी को समझ में। आर का मतलब क्या हो गया आपका यहाँ पे? रिव्यू, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू। यहाँ पे आपके किसी के बारे में भी पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यूज एनालिसिस ऑफ नॉलेज होलिस्टिक, ठीक है। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यूज एनालिसिस ऑफ नॉलेज होलिस्टिक, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 are to be the implemented for universalization of education from preschool to secondary school? मैंने क्या कहा, आप सभी स्टूडेंट्स को समझाया मैंने कि ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके लिए नए हैं, थोड़े से नए टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो समझिए यहाँ पे क्या बोला गया है। जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है आपके 2020 के अंदर, वह जो इम्प्लीमेंट किया गया है वह सिंपल सी बात है, मतलब प्राइमरी स्कूल से लेकर सेकेंडरी लेवल तक उसको आपका बनाया गया है, ठीक है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मतलब क्या, एक तरीके से समझिए ये हर एक सिस्टम में, मतलब जैसे आपके हर एक बोर्ड के लिए ये एक ही तरह से काम करेगा एजुकेशन जो पॉलिसी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि CBSE अलग, ICSE अलग, BPSC अलग, मतलब हर जो बिहार बोर्ड अलग, यूपी बोर्ड अलग, मतलब सबको एक जैसे ही लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन, 50% भाई, ठीक है। तो यहाँ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप सो सभी को ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which of the following agency will develop national curricular framework for school education NCFSE 2021 निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा विकसित करेगी?
NCERT, AICTE, IIT एंड NIT या NCTE। जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे, सिर्फ 1 सेकंड बचा हुआ है आप सभी लोगों के लिए, तो आंसर आपका बिल्कुल सही आ जाएगा ए, NCERT। फुल फॉर्म जानते हैं आप सभी स्टूडेंट्स? नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग। ठीक है, समझ गए आप लोग? नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग, NCERT बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। यहाँ पे क्या पूछा गया था क्वेश्चन, समझ गए आप लोग? कि ऐसी कौन सी एजेंसी है जो कि नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क को मतलब बनाती है NCFC के द्वारा, और NCFC, ठीक है, ऐसी कौन सी एजेंसी है? तो NCERT, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग। चलिए, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, NCIVE। समझ रहे हैं? नेशनल, देखो आपको यहाँ पे फुल फॉर्म के साथ क्यों लिखा गया है कि बाई हो सकता है आपको ये क्वेश्चन को आंसर के रूप में पूछ लिया जाए कि आपके पास NCIEV का फुल नहीं, कुछ तो फुल फॉर्म ही पूछ लिया इसने अगर, कि नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन के बारे में ही बता दीजिए, तो आप इसका आंसर कम से कम एटलीस्ट आप कर सकें। ठीक है साथियों, तो NCIEV का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल कमेटी for the integration of vocational education will be the set as per the new education policy 2020. Vocational education will start in schools from the which grade that will also include internship। तो ग्रेड 3 से होगा, ग्रेड 4 से, ग्रेड 5 से, ग्रेड 6 से। चलिए, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज ग्रेड 6 विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास क्या गया है? NPNCPFE भाई साहब, इतने बड़े बड़े अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए फुल फॉर्म ही सिर्फ, तो फिर तो मुझे लगता है हायर एजुकेशन में हाथ धोने पड़ जाएंगे। लेकिन नहीं, आप लोग बहुत मजबूत बच्चे हो। ठीक है, नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशनल फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 8 विल बी डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। पेडागोजी लर्निंग आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, मॉडल्स ऑफ टीचिंग में पढ़ा होगा आप सभी स्टूडेंट्स ने। पेडागोजी, एंड्रोगोजी और हेटेगोजी, ठीक है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, सभी स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा, कोई इसमें तो दो राय है नहीं। पेडागोजी आप लोगों को सभी को पता है, जो बहुत मतलब मैच्योर नहीं होते हैं, मतलब सब बिल्कुल मैच्योर ना हो, उनके लिए जो लर्निंग कराई जाती है, जो टीचिंग मेथड अप्लाई किया जाता है, वो पेडागोजी टाइप का इस्तेमाल किया जाता है। समझ पा रहे हैं सभी लोग? आप लोगों का इसलिए थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। एक आपने टीचिंग मॉडल में आपको आया है, तो मैं आपको बता ही देता हूँ भाई सभी को, और ये बहुत इजी है हालांकि, लेकिन फिर भी आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया जाए, बात आई गई तो ऊपर तक पहुँचाते हैं। ठीक है, मॉडल्स ऑफ टीचिंग में, ठीक है, मॉडल्स ऑफ टीचिंग के अंदर आपने देखा होगा, एक आपने पेडागोजी के बारे में पढ़ा होगा, एक आपने एंड्रागोजी के बारे में पढ़ा होगा, और एक आपने ह्यूटोगोजी के बारे में। ठीक है, पेडागोजी में क्या होता है कि आपके जो भी स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं वो बच्चे होते हैं ये ऐसी टीचिंग, मॉडल्स ऑफ टीचिंग का पहले मतलब समझ लीजिए कि बच्चा कैसा होता है जब हम अपने टेक्नोलॉजी और जब हम टीचिंग मेथड अपनाते हैं, हम ऐसा कौन सा मॉडल अपनाते हैं सामने वाले बच्चे को देखकर। ठीक है, ऑब्वियसली सामने वाला बच्चा जैसा होगा उस हिसाब से, उसकी मेच्योरिटी के हिसाब से, ये टोटली जो मॉडल्स ऑफ टीचिंग है वो बच्चे की मेच्योरिटी के हिसाब से चूज की जाती है। अब बच्चे की मेच्योरिटी कितनी है उस हिसाब से हम अपने टीचिंग मॉडल्स को अपनाते हैं। अगर बच्चा बहुत ही कम मेच्योर्ड है, मतलब बिल्कुल बच्चा है, मतलब जैसे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, तो ऐसे टाइप के जिनको मतलब अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकते, उतना मतलब डेवलप अपने आप में नहीं है वो,
तो वह टाइप की जो लर्निंग होती है बच्चे की वो पेडागोजी लर्निंग होती है, और उस तरीके में जो टीचिंग मेथड या टीचिंग मॉडल अपनाया जाता है वह आपका पेडागोजी टाइप का पेडागोजी मॉडल ऑफ टीचिंग अपनाया जाता है। इसी तरीके से एंड्रोगोजी क्या होता है कि अब बच्चा थोड़ा सा क्या है कि मैच्योर हो जाता है। जैसे मान लीजिए बच्चा जो हो 9th 10th या 11th 12th में हो कि बच्चा खुद से नोट्स बना सकता है, खुद से थोड़ा पढ़ाई भी कर सकता है, मतलब ये है फुल्ली ना मैच्योर्ड होके, बिल्कुल ना मैच्योर होके, बीच वाला मैच्योर्ड हो, मतलब थोड़ा बहुत मैच्योर्ड हो कि जिससे वह टीचर को थोड़ा आसान कर दे पढ़ाना। तो ऐसे टाइप के टीचिंग मॉडल को एंड्रोगोजी कहते हैं। हेटोगोजी में टोटली बच्चा सेल्फ रिलायंस्ड, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है, किसी पर डिपेंड नहीं रहता है, टोटली वो मैच्योर्ड हो जाता है, तो ऐसे टाइप के हेटोगोजी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एज पर एनईपी 2020 टीचिंग अप टू एट लीस्ट व्हाट ग्रेड टू बी इन मदर टंग रीजनल लैंग्वेज, ग्रेड 3 ग्रेड 5 ग्रेड 8 या फिर ग्रेड 10। एनईपी 2020 के अनुसार मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा में कम से कम किस ग्रेड तक पढ़ाना है, ग्रेड 3 ग्रेड 5 ग्रेड 8 या 10। चलिए, तो आपका आंसर बी बिल्कुल सही आंसर, ग्रेड 5 विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यूजी स्ट्रीम which of the following agency regarding multiple entry and exit options in UG stream is not correctly matched। यूजी स्ट्रीम के एकाधिक प्रवेश और निकास विकल्पों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी सही ढंग से मेल नहीं खा पाती है या नहीं खाती है या नहीं मेल मिलता है, तो वह कौन सी एजेंसी है। सर्टिफिकेट आफ्टर 1 ईयर, एडवांस डिप्लोमा आफ्टर 2 ईयर्स, बैचलर डिग्री आफ्टर 3 ईयर या बैचलर विद रिसर्च आफ्टर 5 ईयर। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी रिगार्डिंग मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शंस इन यूजी स्ट्रीम नॉट करेक्टली मैच्ड। चलिए जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे सभी लोग, तो आपका डी आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज बैचलर्स विद रिसर्च आफ्टर 5 ईयर्स विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही, 5 साल के बाद अनुसंधान के साथ स्नातक धर्म। ठीक है, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज एम्स टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू मेक लर्निंग more personalized and customized as per the learner's requirement, that even proposes to create a national alliance with ed tech companies for a better learning experience। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग पोर्टल, नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी या नेशनल एजुकेशनल एसोसिएशन फॉर टेक्नोलॉजी। निम्नलिखित में से किस एजेंसी का उद्देश्य सीखने वाले आवश्यकता के अनुसार सीखने को अधिक व्यक्तिगत और अनुकूलित बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करना है, जो कि बेहतर सीखने के अनुभव के लिए एडटेक कंपनियों के साथ राष्ट्रीय गठबंधन बनाने का भी प्रस्ताव रखता है या फिर करता है। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीपी या फिर नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, एनईए टी या फिर एनईए टी, ये भी इसी का सेम ही है भाई।
ठीक है, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेशनल अलायंस वर्ड ही आ गया यहाँ पे, तो इसका मतलब आप समझ ही जाइए, यहाँ पे वर्ड ही आ गया अलायंस, एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो एड टेक यहाँ पे ऐसे समझा कोई भी चीज़ों को बहुत ट्रिकी वे में लिया करिए, कोशिश किया जाए कि क्वेश्चन से ही आंसर निकल जाए। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो ऑब्वियस सी बात है भाई, यहाँ पे इनमें से कोई जो ऐड होगा वो टेक्नोलॉजी, तो ये तो वैसे भी कैंसिल हो गए। ठीक है, नेशनल एजुकेशनल एसोसिएशन और अलायंस, अब ये अलायंस का काम किसका होगा भाई, अलायंस जोड़ने का यहाँ पे काम कर रही है, तो आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जितने भी बच्चे देख रहे होंगे क्लासेस को शेयर कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है क्या, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन was renamed as the minister of was renamed as ministry of HRD। क्या पूछा गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को अभी जो हो गया है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो आप लोग देख पा रहे हैं उसको रिनेम करके मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी कर दिया गया था। ये नहीं पूछा जा रहा है 2020 वाला, ध्यान रखिएगा, 2020 वाला आंसर मत दे दीजिएगा, 20 वाला, मैं 22 लिख रहा हूँ गलती से, 20 वाला। ठीक है, सी 1985 में। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन था जब आपका जो एजुकेशन के अंदर थोड़ा सा इवोल्यूशन आया था। ठीक है, इवॉल्व हुआ था, आपका इंट्रोड्यूस हुआ था नया एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, चलिए, तो तब भी उसको रीनेम कर दिया गया था और अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आई तब भी उसको रीनेम कर दिया गया एचआरडी को। ठीक है, चलिए, which of the following agency is likely to be created as an apex body for fostering a strong research culture and building research capacity across higher education as per the NEP 2020? नेशनल कमीशन फाउंडेशन, हायर एजुकेशन एजेंसी, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन या हायर एजुकेशन कमीशन। क्या पूछा गया समझ रहे हैं आप सभी लोग, सभी साथी समझ रहे हैं। एनईपी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने और अनुसंधान क्षमता के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस एजेंसी के शीर्ष निकाय के रूप में बनाए जाने की संभावना है। गर्मी बहुत है, पानी पीना बहुत ज़रूरी है, क्लास ले रहे हैं तो भी, नहीं ले रहे हैं तो भी, पढ़ाई कर रहे हैं तो भी, नहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो भी। ठीक है, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। कुछ जो फैक्चुअल क्वेश्चन है उन पे मैं ज़्यादा आपको समय नहीं ले रहा हूँ, बस आंसर देने तक आपको मैं समय देता हूँ बस। ठीक है, चलिए, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द मिनिमम डिग्री, कुछ जगह दिक्कत ये हो गई है साथियों कि आपको थोड़ा क्वेश्चन नहीं समझ में, क्या हो गया है कि वर्डिंग का जो वर्ड्स सेग्रीगेट नहीं हो पाए हैं, मिनिमम डिग्री है। ठीक है, अब अगर ये सेग्रीगेट नहीं होंगे तो ऐसा लगेगा ये कौन सा नया वर्ड आ गया है। ठीक है, ऐसा लगेगा। चलिए, तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं क्या दिया गया है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग इज गोइंग टू बी 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री, 21 में, 25 में, 28 या 30। चलिए, तो क्या गया, निम्नलिखित में से किस वर्ष तक न्यूनतम शिक्षण के लिए डिग्री योग्यता एक 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होने जा रही है, वह आपका होने जा रहा है 2030 में। ठीक है, 2030 तक होने जा रही है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है, बीएड डिग्री जो 4 साल के लिए होने जा रही है, अभी तक कितना है, 2 साल के लिए। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स कैन एज्यूम्ड टू मेजर कंट्रीब्यूटर्स टूवर्ड्स इट्स फेल्यूर्स
निम्नलिखित में से कौन सा उपाय माना जा सकता है इसकी विफलता के लिए प्रमुख योगदानकर्ता जो माना जाए? ओवरली ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, implementation in dispersed governance, inadequate collaborative policy making या vagaries of the political cycle। क्या पूछा कि निम्न विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स कैन एज्यूम टू मेजर कंट्रीब्यूटर्स टुवर्ड्स इट्स फेल्योर? ऐसे कौन सी इसके अंदर आपको चीजें लगती हैं, एज्यूम किया जा सकता है कि ऐसे मेजर्स एक फेल्योर की तरफ बढ़ सकता है, एक विफलता की तरफ बढ़ जाएगा? अगर इनमें से कौन सी ऐसी चीजें होती हैं तो एजुकेशन जो हमारा चल रहा है वो एक विफलता की ओर बढ़ेगा। तो क्या लगता है आपको, क्या आंसर होना चाहिए? ऐसे इनमें से कौन कौन से ऐसे आपको ऑप्शन लगते हैं? तो डी, ये सारे ही चीजें। ओवरली ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन, अगर हम बहुत ही ज़्यादा आशावादी अपेक्षाएं अपने अंदर रखते हैं, अत्यधिक ज़्यादा सोच अपनी रखते हैं, अरे ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो कहते हैं ना कि सीढ़ी का अगर ऊपर मंजिल तक जाना है तो सीढ़ियों से एक एक स्टेप चढ़ते हुए जाए, अगर 2-3 स्टेप एक साथ करते हैं तो गिरने का डर होता है। तो इसलिए अगर आप ऐसे चाहेंगे कि एक साथ ही आप मंजिल तक पहुंच जाए तो भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। डिस्पर्स्ड गवर्नमेंट, एक शासन ही सही से नहीं चला पा रहा है कोई, अगर सरकार या एक मतलब जो शासन है वो पूरी तरीके से फैली हुई है, ना अपने अपने निहित में नहीं है, वो अच्छा नेतृत्व नहीं हो पा रहा है उस शासन का, तो वह क्या चला पाएगी इन एजुकेशन? इनएडिक्वेट कोलैबोरेशन अगर पॉलिसी मेकिंग के अंदर होगा, मतलब क्या, एक सही पॉलिसी मेकिंग जैसी ज़रूरत है, जितना ज़रूरत है उतना नहीं हो पा रहा है, एक प्राप्ति रूप में नहीं हो पा रहा जितनी ज़रूरत है, तो फिर वहाँ पे क्या ही वो एजुकेशन को चला पाएंगे? इसी तरीके से आपका अगर राजनीतिक चक्र की अनियमितता, मतलब क्या एक प्रॉपर नियम में नहीं चल पाएगा पॉलिटिकल साइकिल, तो आप एजुकेशन को क्या संभाल पाएंगे? तो ये चारों ही चीज़ें आपके एजुकेशन सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं विफल का कारण बनाती है साथियों, ठीक है? तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। The translate this particular vision of NEP 2020 under the Atmanirbhar Bharat program, which of the following statement are linked to? इनमें से ऐसे कौन कौन से स्टेटमेंट आपको लगता है जो कि आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के को देखते हुए हो सकता है? ठीक है, चलिए फटाफट आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट्स। कौन सा इनमें से ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स आपको लगते हैं जो कि आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा इन रिगार्ड्स ऑफ विद लॉन्ग विजन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दैट इज 2020? तो भी इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। और एक बार देखते हैं भाई ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो बढ़ावा दे रहा है। तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी, प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल अगर हो रही है। निपुण भारत, the learning needs of nearly 5 crore of children in the age of 3 to 11 years are to be achieved। 3 से 11 साल तक के बच्चे, जो 5 करोड़ तक बच्चों को जितना एजुकेशन या लर्निंग जो ज़रूरत है वो चीज़ पूरी की जाएगी। द मिशन इज टू टेक अ होलिस्टिक अप्रोच दैट इंक्लूड्स ऑल स्टेक होल्डर्स। मिशन एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना है जिसमें सभी हितधारक शामिल होंगे, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वह सभी लोग शामिल इसके अंदर होंगे। ठीक है, तो ये एक आत्मनिर्भर भारत को एक एक नई नई ऊर्जा देगा, ये चारों स्टेटमेंट के साथ हम ये कह सकते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020? क्या पूछा गया? नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अगर यही लिख देता सही नहीं है तो भी कुछ आंसर अलग हो जाता। समझ रहे हैं सभी लोग? चलिए
तो फटाफट सभी लोग आंसर कर दीजिए। जितने भी बच्चे क्लासेस देख रहे होंगे सभी लोग क्लासेस को शेयर भी कर देंगे भाई। तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भाई। क्या बात है, कंटिन्यू। आपका आंसर डी आता रहा है, कंटिन्यू डी आता रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 का भी, 18 का भी और 19 का भी। ठीक है, हैट्रिक लग गया ये तो, क्या बात है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ एनईपी के बारे में। तो रिकमेंडेशन ऑफ एनईपी वर मेड बाय द फॉर्मर इसरो चीफ के कस्तूरी रंगन। ये जो एनईपी के बारे में दिया गया है वह जो इसरो के चेयरमैन हैं या फिर आप ये कहें जो चीफ हैं के कस्तूरी रंगन थे, मतलब अब तो नहीं है, अब तो शायद एस सोमनाथ है, एस सोमनाथन ऐसे करके हैं। ठीक है, दिस विल रिप्लेस। अब आप इस पॉइंट्स के द्वारा आप एनईपी जो बच्चे नहीं जानते होंगे वो बच्चे भी समझ सकते हैं। ठीक है, कि एनईपी जो आया था उसका क्या मेन पॉलिसी थी। ठीक है, तो इसका आइडिया किसने दिया था। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से तैयार हो जाता है कि इसरो के जो चीफ हैं के कस्तूरी रंगन, ये जो थे इन्होंने आइडिया दिया था एनईपी के बारे में, पहली चीज रिकमेंड किया था। ठीक, दिस विल रिप्लेस 10+2। ध्यान से समझिए, जो हमारे अभी तक जो हम पढ़ाई करते आ रहे हैं वो क्लास 10वीं पढ़ते हैं, 10वीं के बाद जो हमारे पास डायरेक्ट डिग्री मिलती है, पहले 10वीं की पढ़ते हैं, 9 10th पढ़ते हैं और हमारे पास 10th की डिग्री मिलती है किसी पर्टिकुलर बोर्ड के द्वारा। इसी तरीके से हम 12th करते हैं जिसको इंटरमीडिएट बोलते हैं, उसको हम करते हैं और पर्टिकुलर किसी कोर्स है, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे साइंस हो। ठीक है, उन्हीं के ही हम सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। आर्ट्स वाला साइंस में नहीं, साइंस वाला कॉमर्स में नहीं, कॉमर्स वाला साइंस में नहीं, और इसलिए साइंस वाला कॉमर्स नहीं, तो मतलब किसी से कोई इंक्लूड नहीं हो सकता है। एडिशनल में हो गया वो अलग बात है। तो ये 10+2 को रिमूव करेगा। जैसे हम अभी तक जो हम कोर्स अभी तक कर रहे हैं वो है 10+2, इसको रिमूव करके बनेगा 5+3+3+4। समझ रहे हैं? अरे पहले मैं आपको समझा रहा था यहाँ पे, ध्यान से समझिए। 5+3+3+4 मतलब ये प्राइमरी एजुकेशन यहाँ तक होगी। इसके बाद यहाँ से आप लोगों को एक नेक्स्ट एजुकेशन जहाँ पे आप अपनी चॉइसेस रख पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको प्राइमरी एजुकेशन दी जाएगी। मतलब आप ऐसे समझिए, जो आप 1 से 5 तक जो पढ़ाई करेंगे, 1 से 5 तक जो पढ़ाई करेंगे वो एक तरीके का आपका प्राइमरी एजुकेशन होता है ऑब्वियसली। ठीक है, तो प्री स्कूल जिसको कहते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ तक पढ़ाई करेंगे, फिर इसके बाद आपका 7th 8th 9th होगा। फिर इसके बाद आपका 9th के बाद 9th 10th 11th, 9th 10th 11th आपको पास ऑप्शन रहेगा, आप कॉमर्स लीजिए, साइंस लीजिए, कॉमर्स का सब्जेक्ट ले लीजिए, जो भी आपको चाहिए वो सब्जेक्ट से लेके आप 3 साल पढ़ाई कीजिए, एकदम जम के रम कर पढ़ाई कीजिए। उसके बाद आप 4 साल एकदम बेहतरीन तरीके से आप पढ़ाई कीजिए। आप चाहें तो ग्रेजुएशन 3 साल जो आप करते हैं तब जाके आपको डिग्री मिलती है। आप चाहें तो 1 साल आप स्किप, ये मतलब 1 साल अगर आप कर के बीच में किसी कारणवश अगर आप बीमार पड़ गए या फिर दूसरा वर्ष कंटिन्यू नहीं कर पाए तो आप क्विट करके फिर आप ग्रेजुएशन के अंदर जा सकते हैं, मतलब फिर से ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर सकते हैं और फिर से आपको 3 साल नहीं पढ़ना पड़ेगा। तब आपको वो 1 साल माइनस होकर सिर्फ 2 ही साल पढ़ना पड़ेगा, 2 ही साल में आपको डिग्री प्रोवाइड कर दी जाएगी। समझ रहे हैं? तो ये आपको बहुत अच्छा बेनिफिट इस पॉलिसी के लिए है। ठीक है, और भी बहुत सारे बेनिफिट है। अगर आपको पर्सनली कोई एनईपी की क्लास इंडिविजुअली हुई तो उसमें शायद आपको और अच्छे से मैं समझा पाऊंगा। चलिए, इंडिया इन्वेंटेड द नंबर सिस्टम, हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द जीरो। अगर नंबर सिस्टम इंडिया के द्वारा इन्वेंट किया गया है तो जीरो का किसने किया है? आर्यभट्ट, भास्कराचार्य या फिर बुद्धायना, सुश्रुत।
ए आपका बिल्कुल सही आंसर, जो कि आप लोग बड़े अच्छे से जानते हैं भाई, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। आर्यभट्ट जी ने आपको आपका जीरो का डेवलपमेंट किया था। ठीक है, इस जीरो की इतनी वैल्यू है, इतनी वैल्यू है कि किसी के अगर पीछे लगा दो, आगे लगा दो, तो वो कहीं पे भी किसी स्टेज हो वो नीचे लेके आ जाएगा। किसी के अगर ये पीछे लगा दो तो एक से करोड़ बना सकता है जीरो। इतनी वैल्यू है जीरो की कि किसी वैल्यू को एकदम एक पे ला सकता है और किसी वैल्यू को ले जाकर करोड़ पे पहुंचा सकता है। इतनी वैल्यू है सिर्फ किसकी, एक जीरो की। ठीक है, तो किसी को भी हमें तुच्छ नहीं समझना चाहिए। ये एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था कि जीरो की अगर जिंदगी है, अगर जीरो की अपनी जो जिंदगी है उसके वैल्यू से आपको क्या वैल्यू मिलता है, मतलब आप क्या सीखते हैं जीरो से, जीरो से आप क्या सीखते हैं, बस कुल मिला के ऐसे। ठीक है, बस इतना ही पूछा गया था, आईएएस का इंटरव्यू था कि जीरो से आप क्या सीखते हैं। तो पता है, बहुत ही सुंदरता के साथ आंसर दिया गया कि जीवन में हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए। सबसे बड़ी बात हम ये सीखते हैं जीवन में, हमेशा हमें न्यूट्रल रहना चाहिए, जीरो की तरह। जीरो की तरह मतलब क्या, कोई भी नंबर है वो आगे भी लग सकता है, पीछे भी लग सकता है। आगे लगकर उसको डाउन कर सकता है, पीछे लगकर उसको बढ़ा सकता है। तो हमेशा आपको बीच में रहना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए। जीरो हमेशा ये सिखाता है आपको कि जीवन में हमेशा न्यूट्रल रहना सीखें। और क्या सीखते हैं कि जीवन में कभी भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझना चाहिए, कभी भी किसी से ज़्यादा नहीं समझना चाहिए। हमेशा एक न्यूट्रलिटी के साथ रहना चाहिए, वो तो चलो एक बात हो गई, लेकिन कभी किसी से कम नहीं समझना चाहिए। या फिर हम ये कहें कि हम ये नहीं कर सकते, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, तो जीरो से हम बहुत कुछ सीखते हैं। सोचो एक मैथ के एक डिजिट से समझें आप। चलिए, which of the following languages is termed the most suitable language for the computer software reported in Forbes magazine? निम्नलिखित में से किस भाषा को हैक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए सबसे उपयुक्त भाषा जैसा कि फोर्ब्स पत्रिका में बताया गया है? अंग्रेजी, जापानी, संस्कृत या फिर रोमन? तो फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा साथियों आप लोगों का आंसर? उम्मीद करता हूं सभी ने एकदम सही आंसर दिया होगा। चलिए, सी संस्कृत आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मोस्ट सुटेबल लैंग्वेज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के रिपोर्ट किया गया था फोर्ब्स मैगजीन के अंदर। ठीक है, सबसे मोस्ट सुटेबल लैंग्वेज के अंदर इसको रखा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आप सभी स्टूडेंट्स आंसर करेंगे भाई। Which of the following persons introduced in English education in India, especially through his famous Minutes of February 1835 that called for an education system that would create a class of anglicized Indians who would serve as the cultural intermediaries? Thomas Babington Macaulay, Lord Ripon, Lord Curzon या Lord Lytton? क्या आंसर होगा? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की? अंग्रेजी शिक्षा जो आज तक विदेशी चले गए, लेकिन हमारे अंदर का विदेशी नहीं गया। हमारे अंदर अगर देसी है तो कहीं ना कहीं विदेशी भी उतना ही इंक्लूड, अगर विदेशी नहीं है तो हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं एक स्टेप, है ना। तो विशेष रूप से फरवरी 1835 के अपने प्रसिद्ध मिनटों के माध्यम से जिसने एक ऐसी शैक्षिक प्रणाली का आह्वान किया जो अंग्रेज भारतीयों का एक वर्ग बनाए, जो सांस्कृतिक के रूप में काम करे,
ऐसे टाइप का बना दिया गया। तो ये बनाए थे भाई साहब थॉमस बेकिंगटन मैकॉले ने। इन्होंने एक ऐसा सिचुएशन ला दिए थे कि सोचो जैसे हमारे देश के अंदर एक कल्चर भाषा है, क्या कल्चरली जो बोली जाती है वो संस्कृत बोली जाती थी, उसके अंदर इन्होंने एक ऐसी भाषा रख दी कि जिसका वर्ग ही पूरी तरीके से अलग हो गया। जैसे मान लीजिए बहुत जो इंग्लिश इंग्लिश बोलते हैं, बहुत ज़्यादा इंग्लिश इंग्लिश बोलते हैं, तो उनको हम अलग ही समझ लेते हैं, यार क्या पढ़े लिखे, क्या बोलते हैं, पढ़े लिखे घर से है लड़का, या फिर हम ये कह देते हैं लड़का बहुत पढ़ा लिखा है, मतलब उसका वर्ग ही पूरी तरीके से बदल देते हैं। इसी तरीके से किसने ये सारी चीज़ें फरवरी 1835 के अंदर दे दिया, एजुकेशनल सिस्टम के अंदर पूरा बदलाव जो ला कर रख दिया, थॉमस बैग थॉमस बेबिंगटन मकॉले मकाओले ने। ठीक है, मैकॉले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 यूनिवर्सिटीज वर established इन कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास इन 1857 एज अ रिजल्ट ऑफ। कलकत्ता में 3 विश्वविद्यालय हुए, स्थापित किए गए। मैं विश्व युद्ध बोल दिया बाई मिस्टेक। ठीक है। 1897 बॉम्बे मद्रास के परिणाम स्वरूप वुड्स डिस्पैच के द्वारा, मैकेले मिनट्स, ओरिएंटल अप्रोच, या फिर ऑल ऑफ द अबव। चलिए, सो ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर, दैट इज वुड्स डिस्पैच आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत इजी था हालांकि क्वेश्चन। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस इज द मेन सोर्स नेशन ऑफ अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री एंड कैलकुलस। ध्यान से समझिए, जो एक पूरे मैथ के अंदर, पूरे मैथ्स के अंदर सबको डरा के रखता है। जितना इंसान भूत से नहीं डरते, पढ़ाई से नहीं डरते, उतना इंसान मैथ के इन 3 चीज़ों से डरते हैं, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री एंड कैलकुलस। सबके जो पिताजी का नाम है वो है कैलकुलस, जो उनके सबसे बड़े बच्चे का नाम है वो है ट्रिग्नोमेट्री, और जो छोटे बच्चे का नाम है वो है अलजेब्रा। ये 3 लोगों की जो फैमिली है, ये फैमिली बच्चों को पढ़ने पे इतना मजदूर मजबूर कर देती है कि मतलब क्या ही बताएं। ए आपका बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल जिन लोगों का भारत आ रहा है वह बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, इंडिया विल बी योर राइट आंसर। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। Consider the following statements. It means going out, the students after being admitted to a monastery had to renounce all their worldly and family relationships. After admission into Sangh, they could remain as a monk. The age limit fixed for the ceremony was 8 years. Which ceremony is being referred through above statements?
चलिए ठीक है, तो ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज पप्पाजा। पप्पाजा, इनका नाम कितना गजब है, पप्पा, ऊपर नया नए पप्पाजा। ठीक है, तो यहाँ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही करें भाई कि थोड़ा और कर लें। चलिए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कृपया काइंडली अच्छा काइंडली का वो हो गया है, ठीक है। काइंडली लुक एट द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ एंशिएंट 292। 1922 थोड़ा सा कुछ गलत लग रहा है इसमें। पाराविद्या, सुप्रीम ऑफ हाईएस्ट नॉलेज फॉर सेल्फ रियलाइजेशन और नॉलेज ऑफ द सुप्रीम सेल्फ। तो अपर विद्या, अपार विद्या, द लोवेस्ट नॉलेज ऑफ द फोर वेदास, सिक्स वेदांगास एटसेट्रा। ओनली फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, बोथ करेक्ट, या बोथ वन आर इनकरेक्ट। चलो तो फटाफट आंसर करिए भाई आप सभी स्टूडेंट्स। ए बी सी डी। सो सी आपका बिल्कुल बहुत ही बढ़िया सा आंसर हो जाएगा। क्या ये दोनों ही आपका सही हो जाएगा। एजुकेशन के अंदर जो पर विद्या है वो क्या है, सुप्रीम और हाईएस्ट नॉलेज फॉर सेल्फ रियलाइजेशन और नॉलेज ऑफ द सुप्रीम सेल्फ, खुद के अंदर की जो हाईएस्ट नॉलेज को पा लेना, पर विद्या पा लेना। ठीक है, खुद के अंदर को जगा देना, खुद के अंदर की नॉलेज को पा लेना, पर विद्या पा जाना। ठीक है, अपार विद्या क्या है, द लोवेस्ट नॉलेज ऑफ फोर वेदास, सिक्स वेदांगास एटसेट्रा। द लोवेस्ट नॉलेज ऑफ द फोर वेदास एंड सिक्स वेदांगास, ये अपार विद्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। मैच द फॉलोइंग सेट फर्स्ट टीचर्स, वन गुरुकुल, सेकंड, मतलब इस आपको नंबर दिया गया 1 2 3 4, इस तरीके से आपको लगाना है। ठीक है, जल्दी से फटाफट बताएं। सही आंसर होगा फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, थ्री का बी एंड फोर्थ का ए आपका बिल्कुल सही आंसर। मैच द फॉलोइंग, जो अगर मैचिंग करेंगे तो थोड़ा सा क्या है, ये बॉक्सेस नहीं बन पाए हैं, इस वजह से थोड़ा सा ये हो गया। ठीक है, सेट फर्स्ट एंशिएंट टीचर्स, गुरुकुल परिषद और गोष्ठी, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी आपका बिल्कुल सही आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए, तो अब एक इस क्वेश्चन को भी मैच कर दे। आचार्य चरका यजुन सत्तिका उपाध्याय, ये मुझे जहाँ तक लगता है हायर एजुकेशन में कैसा है, तो मतलब अच्छा एजुकेशन के रिलेटेड है, इसलिए आपका आ ही गया भाई। आचार्य लोग सब एजुकेशन के थे। नहीं नहीं, एक्चुअली मैच ऐसे करना था आप लोगों को, समझिए जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 4 ऑप्शन दिए थे, इसी तरीके से 4 ऑप्शन का उनका आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए, तो उन चारों को साथ मैच करना था, इस तरीके से था। अब जैसे ये है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट का ए है, सेकंड का बी है, सी का मतलब थर्ड का ऐसे है, फोर्थ का ए बी सी डी है, मतलब ये सी है,
ये डी, ये सी है, ये डी है। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं इस तरीके से मिला, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। If we look at the six main subject areas such as phonetics, ritualistic knowledge, grammar, exegetics, metrics and astronomy, these are called वेदांगास, दर्शनास, पिताकास, उपनिषद्स। क्या होगा आंसर यदि हम छह मुख्य विषय क्षेत्रों को देखें, जैसे कि फोनेटिक्स, कर्मकांडीय ज्ञान, व्याकरण या फिर एक्सजेटिक्स, मैट्रिक्स और खगोल विज्ञान, इन्हें कहा जाता है क्या? ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वेदांगास। ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। क्या निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय कई पुस्तकों का तिब्बती भाषा में अनुवाद किया गया है? मेनी बुक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज वर ट्रांसलेटेड इनटू द तिब्बतन लैंग्वेजेस? उज्जैन यूनिवर्सिटी, नादिया यूनिवर्सिटी, जगतदला या फिर विक्रमशिला? नालंदा होगा यहाँ पे, ये नाडिया की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, नालंदा, नालंदा यूनिवर्सिटी। चलिए जल्दी से फटाफट बताएंगे। चलिए, तो आंसर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है, दैट इज जगदला यूनिवर्सिटी। मेनी बुक्स ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज वर ट्रांसलेटेड इनटू टिबेटन लैंग्वेज, दैट इज जगदला यूनिवर्सिटीज। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में साथियों। आई होप सो आप सभी स्टूडेंट्स को क्लास पसंद आई होगी, उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों ने बहुत अच्छा इसको रिस्पॉन्स दिया होगा। तो किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आपके माइंड में होता है तो पूछ सकते हैं साथियों। इस कोड का इस्तेमाल जरूर करेंगे, दैट इज अभी 101, जिससे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल सके साथियों। सभी बच्चों को जो भी सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं और आपका एग्जाम पास आ चुका है, एग्जाम जून अटेम्प्ट के लिए आप लोग तैयार हो जाएं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन ले लें अभी 101 का इस्तेमाल करके। जिन्होंने पीडीएफ क्वेश्चंस प्रैक्टिसेस एमसीक्यूज का प्रैक्टिसेस चाहिए, उन लोगों को इस कोड का इस्तेमाल करके सब्सक्रिप्शन ले लें आप लोग। बहुत बेनिफिट्स आप लोगों को मिलेंगे साथियों इसके साथ। क्यों? क्योंकि आपके पास ये जो 2 महीने या 3 महीने अप्रॉक्स 2 और 3 महीने का जो बीच का जो गैप है, इस गैप के बीच आप पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आपको सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही है। अभी 101 कोड का इस्तेमाल जरूर करेंगे। इसी तरीके से आइकॉनिक प्लस में ये आपके बेनिफिट्स हैं, जैसे कि देख सकते हैं वैलिडिटी के साथ आपको दिया गया है। इनमें आपको जो सही लगे वह आप इस्तेमाल करके, आप कोड इस्तेमाल करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जितने टाइम का भी चाहिए। सो थैंक यू सो मच गाइज, आप सभी मेरे प्यारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से आप सभी बच्चे लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करते रहें। थैंक यू सो मच।